नमस्कार मित्रों, रामा कंपोजिट क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रकाश के वीडियो के अंतर्गत आज प्रकाश का 6वां वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ा। इसके बाद जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रकाश के अपवर्तन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम प्रकाश के अपवर्तन को समझेंगे, देखेंगे कि उसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएँ होती हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज के वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद यहाँ मैंने लिखा है अपवर्तना। पहले प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद अपवर्तना। एक बात समझिए, प्रकाश के परावर्तन में हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश आया और टकरा के फिर उधर चला गया, यानी कि दिशा बदला और माध्यम उसी माध्यम में वापस चला गया। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है। प्रकाश के अपवर्तन में एक कांच होता है और कांच से पास होती हुई लाइन यानी लाइट यानी प्रकाश की किरण जो है उस पार निकल जाती है। थोड़ी सी उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अब हम समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। ऐसे ही आप समझ लीजिए कि जैसे आपके पास कोई कांच है, तो प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अपनी सीधी रेखा में न जाकर के थोड़ा सा विक्षेपित हो जाता है, यानी वापस नहीं आएगा, थोड़ा सा विक्षेपित होकर के सीधा निकल जाता है। इस क्रिया को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो सीधा न जाकर के थोड़ा सा विक्षेपित हो जाता है। देखिए, हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो ये चित्र पहला है, हमारा चित्र 1 है। यहाँ पे हम संकेत द्वारा चित्र 1 कह देते हैं, और ये चित्र 2 है। इन दोनों को हम लोग समझेंगे क्या है आखिर मामला। देखिए, यहाँ पे एक चित्र बना है जिसे इधर हम लोग कह दिए हैं कि विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब जहाँ पे जो माध्यम है उनके बीच की दूरी अधिक है। इसके बाद आता है सघन माध्यम। सघन माध्यम में जो भी द्रव होता है या कांच होता है, जो भी पदार्थ होते हैं, उनके कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। तो विरल माध्यम को हम लोगों ने हवा ले लिया है, यानी हवा को विरल माध्यम मान लिया है और पानी को सघन माध्यम मान लिया है। अब देखिए, जब हवा में से होकर प्रकाश की किरण इंटर करती है, यानी इस सतह पे जहाँ पे हवा और पानी एक दूसरे पे मिल रहे हैं उस सतह की बात कर रहे हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो देखिए, प्रकाश की किरण को सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे न निकल करके ये थोड़ा सा इधर यानी नीचे की तरफ दब गई। तो इसको अभिलंब हम लोग बनाए हैं, यानी अभिलंब की ओर झुक गई। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो सीधे न जाकर के यह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसी को विक्षेपण कहते हैं। विक्षेपण नहीं बल्कि ये थोड़ा सा विक्षेपित हो जाती है। तो अपवर्तन क्या होता है? जो लौट के न आए, ऐसी किरण जो लौट के न आए यानी परावर्तित न हो, अपवर्तित हो जाती है। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण सीधी न जा करके थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? इस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। इस किरण को, जैसे ये वाली जो किरण आ गई, ये, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित, ये आपतित किरण हो गई। और ये वाली किरण, ये वाली, ये हो गई अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक जा रही है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण जो है अभिलंब की तरफ झुकती है।
अब समझिए, ये देखिए आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में है। ये ए बी है। तो पहला नियम क्या है? अपवर्तन का पहला नियम, प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम होगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। अब प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है कि जो ये आपतन कोण है आई, आपतन कोण आई और आपतन कोण आई की ज्या का मतलब साइन, आपतन कोण आई की ज्या परावर्तन कोण की नहीं, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी ये कह रहा है कि साइन आई अपान साइन आर बराबर यन। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो आपतन कोण की ज्या यानी आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको विधिवत समझेंगे क्योंकि इसी पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर से देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से कुछ विचलित होकर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। देखिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई साइन आर अपान साइन आर बराबर यन, यह एक नियतांक है। इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि होता क्या है, कब प्रकाश की किरण कब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है और कब अभिलंब से दूर हटती है। यानी दो कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन में प्रकाश की किरण यानी अपवर्तित किरण अभिलंब की तरफ झुकती है और दूसरे कंडीशन में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है। तो किस कंडीशन में प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में यानी पहले माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब के नज़दीक आती है, हम लोग देखते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो हमेशा अभिलंब की तरफ झुकेगी। और दूसरे में वही दिखाया गया है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर जाएगी। देखिए आना इधर चाहिए था लेकिन ये इधर चली गई, तो अभिलंब से दूर जाएगी। तो ये हमेशा निश्चित कर लीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये पहले का कंडीशन है। यानी देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब की तरफ झुक रहा है, और दूसरे में सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो देखिए अभिलंब से दूर हट रहा है। तो ये दो कंडीशन होती हैं। एक चीज़ देखिए जो हमने देखा था यन, जैसे हमने बताया था कि अभी स्नेल का नियम साइन आई अपान साइन आर, ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। इसी को यन कहते हैं, एक नियतांक है। यन एक नियतांक है, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू यन। इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। अगर हम पहले माध्यम को एक लिखते हैं, जो पहला माध्यम है एक है और दूसरे माध्यम को दो कहते हैं, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू हो जाएगा 1n2। 1n2 का मतलब क्या है, इसको समझना है। इसका मतलब ये है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसका मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम
का अपवर्तनांक, का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। देखिए 1n2 का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इनमें एक कंडीशन क्या होती है, जैसे अगर हम लिखें 1n2, इसका अगर विपरीत लिखना चाहें तो तुरंत बदल जाएगा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी एक दूसरे के अपोजिट होता है। यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर 1n2 गुणे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, गुणे 2n1 करें तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 आता है। देखिए कितना सिंपल है, बहुत ही आसान तरीका है। अब n है क्या, सबसे पहले हम लोग जाने कि n है क्या। साइन i अपान साइन r को n कहते हैं। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक का गुणनफल 1 होता है। अब समझिए, इसी को 1 और 2 न कह के अगर हम कुछ और कहें, अब हम समझते हैं, यहाँ पे हवा है तो हवा है तो ए लिखते हैं, ए का मतलब एयर। ये पानी है, पानी की इंग्लिश होती है वाटर, इसको हम डब्ल्यू लिखते हैं। कोई दिक्कत? तो अब क्या होगा कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू हो जाएगा ए एन जी नहीं बल्कि ए एन डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसका मतलब हो गया वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब देखिए, वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक का उल्टा क्या होगा? जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ये एक दूसरे के उल्टे होंगे। देखिए हम समझते हैं कि ए एन डब्ल्यू यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर होता है 1/WN_A, यानी अब जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे हो जाएगा AN_W मल्टीप्लाई WN_A बराबर 1। देखिए कैसे सिस्टम से निकल रहा है। अब एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे, इसको हम मिटाते हैं और दिखाते हैं कि इससे आगे अगर 3 माध्यम हो तब कैसे बनेगा। देखिए 3 माध्यम बना रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लग पाएगा। अब समझिए बात को, हम ये कह रहे हैं कि ये वायु है, वायु को हम लोग ए यानी एयर कहते हैं। इसके नीचे वाला जो तल है ये जल है, जल यानी पानी की इंग्लिश वाटर। इसके नीचे कांच है, कांच, और कांच की इंग्लिश होती है ग्लास। बात को समझिएगा, सबसे ऊपर वायु है, फिर जल है, फिर कांच है। अब एक चीज़ समझिए कि सबसे ज़्यादा विरल कौन होगा? सबसे ज़्यादा विरल वायु होगा, और विरल से जो है सघन जो है जल होगा, और जल से सघन कांच होगा। अब देखिए इसको हम हल्के में बना देते हैं, ये हो गया जल, ये हो गया जल। इसे थोड़ा पास बनाते हैं क्योंकि इनके कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो इसलिए ये कांच बना दिए। अब इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर दर्शा रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे कि जब प्रकाश की किरण
जब प्रकाश की किरण, यहाँ पे हम अभिलंब बना देते हैं, ये भी अभिलंब है। अब यहाँ पे अभिलंब कहाँ बनाएंगे अभी हम लोग देखेंगे। अब ये समझिए कि जब प्रकाश की किरण आ रही है, चूंकि ये जो है विरल माध्यम है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसका मतलब इसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा न जा करके ये अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक गई। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो एंगल बना है इसको आई कह लेंगे, ये अपवर्तन कोण हो गया, आपतन कोण हो गया। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसे आर कह लेंगे। अब देखिए ये जो किरण आएगी यही पहुंच जाएगी अब इन दोनों के बीच। देखिए अब बताइए जल विरल होगा कि कांच विरल होगा? तो जल विरल होगा। अब फिर विरल माध्यम से जब किरणें सघन माध्यम में जाती हैं, तो मैंने बताया है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो क्या होता है, वे जो हैं अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो यहाँ पे अभिलंब बनाइए, यहाँ पे अभिलंब बनाइए और इनको सीधा निकलना था, लेकिन क्या करेंगे ये थोड़ा सा झुक जाएंगे। अब बात को समझिए। और यहाँ पे ये जो है यही एंगल होगा आर। क्यों होगा? ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये एकांतर कोण नहीं, हाँ एकांतर कोण बराबर होते हैं। कोण आर है तो कोण आर होगा। इसके बाद देखिए ये जो है ये भी कोण आर हो जाएगा, दूसरा कोण कोई बनेगा। अब समझिए हम लोग अभी ये देखते हैं कि अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं। तो देखिए कांच और वायु के लिए क्या हो जाएगा, ANG गुणे इन दोनों के लिए WNG गुणे फिर क्या हुआ GNA। देखिए इसका और इसका क्या हो जाएगा GNA बराबर 1, इनका गुणनफल 1 होता है। अब इसको समझें हम लोग कि होता क्या है। अगर हम लोग WNG निकालें यहाँ पे तो WNG बराबर हो जाएगा 1 के अपान ANG गुणे क्या आ जाएगा GNA। अब देखिए इसको हम लोग अगर ऊपर ले जाएं GNA, एक मिनट, ANG नहीं ANW है ये ANW और ये हो जाएगा ANW। अब देखिए अगर हम लोग निकालना चाहें WNG तो बराबर हो जाएगा 1 अपान ANW गुणे GNA। इसको हम लोग ऊपर ले जाएं तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो WNG बराबर हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो ANG हो जाएगा। तो ANG अपान ANW। अब समझिए बात को कि ये है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब देखिए थोड़ी सी हम बात करेंगे इसी में अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक बहुत सरल चीज़ है, अपवर्तनांक कुछ है नहीं। देखिए जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल में अंतर आता है। जब सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल में अंतर आता है। तो दो भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथ। धन्यवाद।